हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 143। अब आगे। ऐसी आंखें बेसिकली तब लोगों की हुआ करती थी जब कोई है तो ज्यादा नशा किया करता था या फिर कितने दिनों से सोया नहीं था। लेकिन अरमान की आंखें आज आस्था को बेहद डरा रही थी। तभी आस्था अरमान की आंखें देखकर एक कदम पीछे होकर खड़ी हो गई थी। तब अरमान अपनी भावे चढ़ाते हुए आस्था की ओर देखकर कहता, जब मुझसे दूर ही जाना था तो यह कॉफी लाने का ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? हाँ, मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही हो ना? समझ चुकी हो ना कि अरमान सिंघानिया के लिए तुम क्या बन गई हो, इसलिए तुम मुझे इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, है ना? अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, आस्था हैरान परेशान हो गई। उस बेचारी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने कब एटीट्यूड दिखाया। अरे वह तो बल्कि अरमान सिंघानिया की हेल्प करना चाहती थी। उसके ऊपर जो पिशाच में भूत का साया था उसे हटाने के लिए उसने उसे धागा भी बांधा था। साथ ही साथ वो अब कोई पूजा अर्चना भी घर में करवाने वाली थी। तो लेकिन यह अरमान उससे किस तरह से बातें कर रहा था? तब आस्था हैरानी सी घबराकर बोली, लेकिन आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं? और हमने थोड़ी ना आपसे बोले कि आप हमें अपनी कमजोरी बनाएं। और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आपकी कमजोरी भला कैसे बन सकते हैं। और आपका शरीर तो खुद एकदम लोहे कि जैसा है, तो भला आप हमें कमजोरी कैसे बना सकते हैं? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जबकि हमने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं है। आस्था अभी तक अरमान के पजेसिवनेस का, अरमान के ऑब्सेशन का मतलब नहीं समझी थी, क्योंकि उसे तो बस यही लग रहा था कि अरमान सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार की इज्जत के लिए उसे यहाँ कैद करके रखना चाहता है, जिसके बारे में उसने साफ साफ पहले शब्दों में ही उसे पहले दिन ही बता दिया था। लेकिन अब अरमान का रवैया अगर उसके प्रति इस तरह से बदला रहा था तो वह सिर्फ उस पिशाच और काले भूत प्रेत के साए की वजह से बदला था। आस्था ये समझ नहीं पा रही थी कि अरमान उसे किस तरह से दीवानों की तरह चाहने लगा है। लेकिन आज ना जाने क्यों आस्था को बार बार अरमान की ओर देखना अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ वो उसके साथ बैठना चाहती थी और मन में सोच भी रही थी कि काश ये खडू सिंघानिया थोड़े से स्वीट होते और हमारे साथ इसी तरह से रहते तो कितना अच्छा लगता ना। बिल्कुल पिंकी राजू की जोड़ी की तरह। पिंकी राजू आस्था के गांव के प्रेमी युगल थे जो एक दूसरे से प्यार किया करते थे और वह दोनों प्रेमी युगल के नाम से पूरे गांव में फेमस थे। तो आस्था को भी उनके बारे में पता था कि वह तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। इसलिए आज आस्था को पिंकी राजू की याद आ गई कि काश उसे भी राजू की तरह अरमान प्यार करता, जिस तरह राजू पिंकी से प्यार करता था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद की सोच को झटक दिया था और खुद कोसते हुए मन में बोलती है कि ये हमें क्या हो गया है? हम इस खड़ूस सिंघानिया को देखकर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? वो फिर अरमान को देखने लगती है। फटाफट से अरमान से बोलती है, आपके हाथ में कुछ ज्यादा ही चोट लगी है ना? बताए, ज्यादा दर्द हो रहा है? हम आपकी दवाएं लेकर आते हैं। बताए दवाएं कहाँ है? हम आपको अभी दवाई दे देते हैं। जैसे ही आस्था ने अपना कंसर्न अरमान को दिखाया, अरमान अब बेहद इरिटेट हो चुका था। वह सोचने लगता है, इस लड़की से मैं क्या बातें कर रहा हूँ, लेकिन यह जवाब मुझे किसी और बातों दे रही है। बेवकूफ, क्या इस लड़की के दिमाग में कुछ कमी है क्या? लेकिन फिलहाल उसने अपनी सोच को झटक दिया था, क्योंकि अरमान ऑलरेडी काफी ज्यादा दर्द से गुजर रहा था, तो वह अब आस्था से इरिटेट होकर और ज्यादा दर्द में नहीं डूबना चाहता था। तब अचानक अरमान ने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाया और अपना सर उसकी गोद में रख दिया। और अरमान धीरे से कहा, आस्था मुझे सुकून चाहिए। जैसे ही अरमान ने ये बोला, अचानक से अरमान की ये लाइन आस्था के दिल में एक अजीब सा दर्द दे गई थी। जैसे ही अरमान ने ये बोला, आस्था मुझे सुकून चाहिए, ना जाने क्यों इस बात को सुनकर आस्था की आंखें भर आती है और फटाफट से उसने आज आगे बढ़कर खुद से अरमान के सर को अपनी बाहों में भर लिया था। आज पहली बार था कि आस्था ने आगे बढ़कर अरमान को प्यार से जोर गले से लगाया था और उसका सर सहलाती रही। लेकिन तभी अरमान, जो कि आस्था के पेट की तरफ अपना सर रखकर लेटा हुआ था, अचानक उसने आस्था के पेट पर अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए थे।
हालांकि उसका एक हाथ इंजर्ड था, लेकिन फिर भी आस्था को छूने से वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे आस्था की भी आंखें अरमान के इस तरह से उसके शरीर में गुदगुदी करने पर बंद होने लगी थी। और अरमान आस्था को देखने लगा था और अचानक आस्था के बंद हुई आंखों को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। फटाफट से उसने आस्था को उसी तरह से बेड पर लेटा दिया था और खुद उसके ऊपर झुक गया था। और शायद आस्था, जो कि उस वक्त अरमान की बोली हुई एक लाइन से बह गई थी, उस वक्त शायद वह भी यही चाहती थी। अरमान जल्दी ही उसके होठों को स्मूथली किस करने लगा था। इस बार आस्था को कोई बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट अरमान का इस तरह से उसे किस करना काफी ज्यादा अच्छा सा लग रहा था। वही, और शायद उसे वक्त वह अरमान के टच में बेहद सॉफ्ट टच महसूस कर पा रही थी, क्योंकि अरमान उसे बेहद सॉफ्ट फील करा रहा था। हालांकि आस्था को अपने करीब होने पर वह खुद पर से कंट्रोल खो दिया करता था और एकदम वाइल्ड हो जाया करता था। लेकिन आज ना अंडस को जाने उन दोनों को ही क्या हुआ था कि अजीब सा इमोशंस उन दोनों के बीच में था। और जल्दी ही अरमान ने आस्था का ऊपर का सूट उतार दिया था और उसका शरीर का उभरे हुए अंगों को देखकर साथ ही साथ उसकी खूबसूरत से पतली सी कमर, जो एकदम रुई के समान कोमल थी, उसे देखकर रुपए अरमान की आंखें लाल होने लगी थी। और देरी न करते हुए उसने अपने होठों को आस्था के कमर पर रखकर वहां पर लैक करना शुरू कर दिया था। और आस्था के मुंह से हल्की सी सिसकियां निकल रही थी, जिसे सुनकर अरमान और भी ज्यादा उत्तेजित हो उठता है। और फिर देरी ना करते हुए उसने आस्था को पूरी तरह से चूमना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी उनके बीच में एक फासला था जो अभी खत्म नहीं हुआ था। कितनी ही देर तक अरमान आस्था को चूम रहा था, लेकिन अभी तक एक दीवार थी उन दोनों के बीच में जो नहीं गिरी थी। और इससे पहले कि आज वह की दीवार पूरी तरह से गिर पाती, इससे पहले कि वह दोनों पूरी तरह से एक हो पाते, फोन की घंटी बजने पर वो दोनों अपने होश हवास में वापस आए। वह दोनों जो कि डेस्परेटली उस वक्त एक दूसरे के होना चाहते थे। लेकिन जैसे ही फोन की घंटी बजी, आस्था तो मानो एक हसीन ख्वाब से बाहर आए हो। आस्था को तो वरना थोड़ी देर पहले जब अरमान उसे प्यार कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वह एक अलग दुनिया की ही सैर कर रही हो। लेकिन अब तो अचानक से आस्था की आंखें खुलती हैं और उसको जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि इस वक्त उसके जिस्म पर कुर्ता नहीं है, साथ ही साथ उसका नीचे वाली लेगिंग्स भी काफी खींची हुई है, तब आस्था तुरंत शर्मा कर उठ बैठती है और फटाफट से अपना कुर्ता उठाकर सीधी वॉशरूम में घुस चुकी थी। वही अरमान गुस्से से अपने फोन को घूर रहा था, जो कि एकदम गलत टाइम पर बजता है। लेकिन जैसे ही अरमान ने फोन उठाया तो उसके चेहरे के भाव एकदम से ही सख्त हो गए थे। फोन किसी और का नहीं बल्कि वीर रायचंद का था। वीर रायचंद उस वक्त जोरों से हंस रहा था और अरमान को ताना कसते हुए बोलता है, क्या हुआ मिस्टर अरमान सिंघानिया, तुम्हें क्या लगा तुम अपने बॉडीगार्ड को मेरे पास भेजोगे और तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि हम उसे पहचान नहीं पाएंगे? भले ही तुमने अपनी बॉडीगार्ड को हमसे बचा लिया हो अरमान सिंघानिया, लेकिन उसकी हालत देखी है, क्या हाल किया है हमने उसका। आई होप अब तुम इस बात से सबक लोगे और आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश नहीं करोगे और मेरे हर एक काम धंधे से दूर रहोगे, समझे तुम? और हाँ, आज मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला चुनौती देता हूँ। इस बार मैं तुम्हें न केवल हराऊंगा बल्कि घुटनों के बल भी तुम्हें बिठाऊंगा। और देखना, भले ही तुमने डेविड को पकड़ लिया हो और उसकी गर्लफ्रेंड को मेरे पास भेजा हो, लेकिन मेरा नाम भी वीर रायचंद नहीं, जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से झुका नहीं देता। अरमान, वीर रायचंद की आवाज सुनकर उसका मूड पहले ही खराब हो चुका था, तो इसलिए फटाफट से उसने फोन काट दिया था और फोन की ओर देखकर बोलता है, इस वीर रायचंद को क्या अभी फोन करना जरूरी था? फिर अगले ही पल अरमान ने खुद को देखता है और थोड़ी देर पहले जो आस्था के साथ कर रहा था उसका एहसास होते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह उसका सारा दर्द, उसका सारा गुस्सा जो भी उसे आ रहा था, वह सब खत्म हो चुका था। भले ही वीर रायचंद ने फोन करके उसका स्पेशल मोमेंट खराब कर दिया था, लेकिन फिर
भी अरमान को आज आस्था के साथ देने पर इस बात की तसल्ली हो गई थी कि आस्था भी अब शायद उसे पसंद करने लगी है, क्योंकि अब से पहले जितनी बार भी वह आस्था के करीब आया था, हर बार आस्था या तो डर जाती थी या घबरा जाती थी। लेकिन इस बार आस्था ने आगे बढ़कर अरमान को प्यार किया था, तो यह बात अरमान के लिए बहुत मायने रखती थी। वहीं दूसरी ओर रश्मि, जो कि उस वक्त अनकॉन्शियस थी, तो डॉक्टर ने अभी उसे डिस्चार्ज 1 घंटा देरी से डिस्चार्ज करने के लिए बोलता है। तब तक आकाश वहीं रुक रहता है और 1 मिनट के लिए भी वो उसके वार्ड के सामने से नहीं हटा था। आकाश ने सोच लिया था डॉक्टर रश्मि के ठीक होते ही वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा और उससे शादी कर लेगा। वही डॉक्टर रश्मि, जो कि उस वक्त अनकॉन्शियस स्थिति में थी और थोड़ा थोड़ा होश में आती थी, उसके बाद फिर से अनकॉन्शियस हो जाया करती थी, और जब भी उसे थोड़ा होश आता है उसके भी दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आकाश का ही तस्वर छाया रहता था, जिस तरह से आकाश ने उसके साथ बिहेवियर किया था। और वह दोनों एक्सीडेंट से पहले इंटीमेट हुए थे, तो ये बात रश्मि को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और रहकर उसे यही लग रहा था कि अब तो आकाश उसे बिल्कुल कैरेक्टरलेस लड़की समझ लेगा, तो ये बात वह कैसे बर्दाश्त करेगी। इसीलिए उसने मन में डिसीजन लिया था कि वह आकाश से जितना हो सकेगा उतनी दूरी बनाकर रखेगी। वही नानी माँ घुट-घुट कर दादाजी से बातें कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सास और नंद आपस में मिलकर बहू की चुगलियां करती है, ठीक उसी तरह से नानी माँ दादाजी के कान भर रही थी और उन्होंने अपने गांव के पिशाच के कितने सारे किस्से थे दादाजी को सुना दिए थे कि अब तो दादाजी भी उनकी बात पर यकीन कर बैठे कि हो सकता है कि घर में कितने दिनों से पूजा अर्चना नहीं हुई है, और वैसे भी इस तरह से इतना बड़ा घर बिना पूजा अर्चना के बिना औरत के रहा है तो जरूर भूत प्रेत यहाँ बस गए होंगे। लेकिन जिस तरह से नानी माँ ने अपने गांव के पिशाच के किस्से सुनाई थी, तो ये बात अब उन्हें यकीन करनी पड़ी रही थी, और नानी माँ एक से बढ़कर एक साथ दो किस्से जोड़ जोड़ कर बता रही थी। तब दादाजी ने हार कर उन्हें कह दिया था कि वो बहुत जल्दी पंडित जी को यहाँ बुलाएंगे और उनसे इस बात के बारे में बातें करेंगे। आप उनसे सारी बातें कर लेना बहन जी। अब जैसे ही सिंघानिया साहब ने ये बोला नानी माँ तो हवा में उड़ने लगती है, उन्हें बिल्कुल घर की मालकिन होने की फीलिंग आ रही थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए और बोलती है जी भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, मुझे वैसे भी बहुत अच्छी तरह से तजुर्बा है पंडित जी से किस तरह से बातें करना है। आप फिक्र मत कीजिए, किसी को भी कान इस बात के बारे में खबर नहीं लगेगी। ठीक है, बस आप जल्दी से जल्दी पंडित जी को बुला लीजिए। ऐसा बोलकर नानी माँ अपने कमरे में चली गई थी। वही ध्रुव और आहान दोनों ही दादाजी के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए थे और बड़बड़ा रहे थे। क्या आपको भी यही लगता है दादाजी, जो कुछ भी नानी माँ कह रही है क्या ये सच हो सकता है? क्या वाकई हमारे भाई अरमान सिंघानिया पर भूत प्रेत का साया है? तब दादाजी उन दोनों की शक्ल को बारी बारी से देखने लगते हैं। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो कि बस वह दादाजी के मुंह से कुछ सुनना चाहते थे। उसके बाद तो वह मानो इस बात पर मोहर लगा देना चाहते थे कि जो कुछ भी नानी माँ ने कहा है वह सच प्रतिशत सही है। तो इसीलिए वह दोनों बेचारगी से दादाजी की ओर देख रहे थे। तभी दादाजी बोलते हैं, देखो बच्चों, हमें इन सब बातों में किसी तरह का कोई विश्वास नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि घर में कितने ही सालों से ना कोई पूजा हुई है ना अर्चना हुई है। इसीलिए अगर पूजा अर्चना के बाद किसी का मन शांत हो जाता है तो हम वह पूजा अर्चना जरूर करवाएंगे। इसके लिए हमने पंडित जी से बातें कर ली है, बहुत जल्द पंडित जी आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग भी पूजा में शामिल रहना। ऐसे बोलकर दादाजी अपने कमरे में चले गए थे। वही ध्रुव और आहान दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए बोले, यार नानी माँ तो कितनी बड़ी तोप निकली यार, उन्हें तो पहले से ही सब कुछ पता हो जाता है। मुझे तो लगता है कि नानी माँ के पास कुछ न कुछ स्पेशल तरह की पावर है। देखा तुमने किस तरह से नानी माँ अब अरमान भाई के अंदर से भूत को निकाल कर ठीक कर देगी, और उसके बाद मुझे प्यारे स्वीट से भाई मिल जाएंगे जो हमें बहुत प्यार किया करेंगे। तू
जानता है ना, भाई ने आज तक हमारे सर पर प्यार से हाथ तक नहीं रखा था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।